नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौधरी गोल्ड स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको धीरे धीरे सभी क्लासें लाइव मिलने जा रही है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान की ज्योग्राफी। तो दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय और भौतिक प्रदेश। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। आज हम जलवायु से शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की जलवायु टॉपिक है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की जलवायु, सबसे पहले जलवायु होता क्या है, जलवायु किसे कहते हैं हम। तो देखिए, ये 3-4 शब्द देता हूँ मैं आपको, इनका अर्थ बताना है आपको। नंबर 1 जलवायु। तो आपके मन में आ रहा होगा जलवायु है क्या, जलवायु कहते किसे हैं। दूसरा शब्द है ऋतु, ऋतु किसे कहते हैं। और तीसरा शब्द है मौसम। और जलवायु टॉपिक के अंदर ये 3 शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है और ये काम आते हैं। इन्हीं के ऊपर ये पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है। इन तीनों की परिभाषाएं क्या है, जलवायु क्या होता है, ऋतु क्या होती है और मौसम क्या होता है। इन तीनों शब्दों में कुछ अंतर दिख रहा है आपको या कुछ महसूस हो रहा है तो देखिए, बताइए आप क्या हो सकता है। जलवायु किसे कहेंगे, ऋतु किसे कहेंगे और मौसम किसे कहेंगे। इनके साथ में 4-5 शब्द मैं और लिखता हूँ, उनके बारे में भी आपको देखना है। जैसे हवा या पवन, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा। ये मुख्य शब्द है जो इस टॉपिक के अंदर घूम फिर के हर जगह काम में आएंगे। हवा, पवन, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा। दोस्तों, सबसे पहले आप ये बताइए, हवा और पवन तो एक ही शब्द है, लेकिन हवा या वायु, इन दोनों शब्दों में कुछ डिफरेंट अलग है क्या। हवा और वायु पर्यायवाची शब्द है, एक जैसे ही है, दोनों का एक ही अर्थ है या अलग अलग है। तो आप बताइए, सोच के आपके मन में सोचिए, हवा और वायु में कुछ अंतर होता है क्या, होता है। देखिए, हवा और वायु में अंतर होता है। कैसे। हवा हम उसे कहेंगे जो गतिशील होगी, जो वायु गतिशील होगी उसे हम क्या कहेंगे, हवा। और जो ये वायु स्थिर है अपनी जगह पर, जैसे इस कमरे में हम खड़े हैं, हवा नहीं चल रही, पवन नहीं चल रही, लेकिन वायु तो मौजूद है, तभी तो हम जिंदा है। तो दोस्तों, जो स्थिर होती है अपने जगह पर, वो वायु कहलाती है। गैसों का मिश्रण होता है ये। और हवा क्या होती है, हमेशा गतिशील होती है। जैसे आप कोई गाड़ी लेके जा रहे हो, आपका टायर पंचर हो गया, तो आप क्या बोलोगे, हवा निकल गई या वायु निकल गई। तो आप ऐसे कभी नहीं बोलोगे वायु निकल गई, आप यही बोलोगे मेरी गाड़ी के टायर से हवा निकल गई, आप हवा भर दीजिए। तो दोस्तों, हम उच्चारण हमेशा हर जगह सही करते हैं, लेकिन उनका अर्थ हमें पता नहीं होता है। तो हवा और वायु में अर्थ आपको डिफरेंट पता चल गया होगा। हवा जो गतिशील होती है वो हवा कहलाती है, और जो स्थिर होती है और हर जगह मौजूद होती है वो वायु होती है, जो गैसों का मिश्रण होता है। ये तो इन शब्दों के बारे में अर्थ देखा है हमने। लेकिन अब हम ये देखते हैं जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु के लिए ये 4-5 शब्द अपने काम में आएंगे। हवा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा। ये पांचों की औसत दशाएं, ये पांचों जो शब्द हैं, हवा, तापमान, हवा क्या होती है, जो चलती है वो हवा होती है। तापमान, जो सूर्य से तापमान बढ़ता है। वायुदाब और आर्द्रता क्या होती है, जब वर्षा होती है उसके अंदर जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा होती है, वायु के अंदर जो जल होता है, उसे आर्द्रता या नमी कहा जाता है। और तीसरा 5वां शब्द था वर्षा। इन 5 शब्दों की औसत दशाएं, लंबे वर्ष की औसत दशाएं। लंबे वर्ष का मतलब ये 5 चीज़ें हैं ना, 30 से 40 वर्ष में अगर परिवर्तन होता हो इन सभी चीज़ों का, तब उसे हम जलवायु कहेंगे। तो देखिए, आप जलवायु की परिभाषा एक बार वापस देखते हैं। हवा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा, इनके लंबे वर्ष की औसत दशाएं, यानी कि 30 से 40 साल में अगर ये परिवर्तन हो जाए। जैसे हवा जो है गर्मियों के अंदर किधर से किधर चलती है, गर्मियों में तापमान कितना होता है, जून जुलाई में वायुदाब कितना होता है, आर्द्रता कितनी होती है और वर्षा कितनी होती है। ये धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, काफ़ी सालों बाद में इनके समय में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता रहता है। जैसे पहले जून के अंदर वर्षा हो जाती थी शुरू में, फिर धीरे धीरे वर्षा जून के लास्ट में और अब जुलाई के शुरू में होने लगी। 30-40 साल बाद में वापस ये क्रम चेंज हो जाएगा, वापस जून में शुरू हो जाएगी, मई अप्रैल में शुरू हो जाएगी। तो ये जो 30 से 40 साल में जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, इसे ही जलवायु कहते हैं।
अगर यही पांचों दशाएं अल्पकाल में परिवर्तन हो जाए, अल्पकाल का मतलब पल पल में परिवर्तन हो जाए, कुछ ही समय में, जैसे आप कमरे के अंदर बैठे तो कमरे के अंदर आए तब वातावरण एकदम साफ था, और जैसे ही आप बाहर निकले और बादल छाए हुए मिले, और जैसे ही आपको बादल मिले तो आपके मन में क्या आया, आपने क्या कहा, अरे यार मौसम चेंज हो गया। तो ये पांचों चीज़ें जो अल्पकाल में, जैसे हवा गर्म चल रही थी, आप बाहर गए ठंडी शुरू हो गई, आप क्या बोलोगे, बादल छा गए, ठंडी हवा आ रही है, आर्द्रता हो गई, वर्षा हो सकती है, तो ये सारी हम बोलेंगे मौसम परिवर्तन हो गया। तो इन दोनों में देख लीजिए, ये तो अल्पकाल हो गया, कुछ समय में, थोड़े समय में परिवर्तन हो जाता है। ये लंबे वर्ष का मतलब दीर्घकाल। तो दोस्तों ये पांचों चीजें, हवा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा, ये अगर दीर्घकाल में कई सालों से परिवर्तन होता है तब तो उसे हम जलवायु कहेंगे। और यही पांचों चीजें अगर अल्पकाल में, मानना कि 1 घंटे या 2 घंटे में, या सुबह शाम दोपहर, मतलब कि बहुत कम समय में अगर ये चीज़ें परिवर्तन हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, मौसम। इसीलिए तो हम बोलते हैं मौसम की तरह बदल नहीं जाना, मतलब कि इतना जल्दी परिवर्तन हो जाता है, वो होता है मौसम। और लंबे वर्ष मतलब कि आपको कैसा होना चाहिए, जलवायु की तरह, अपनी बात पे जलवायु की तरह होना चाहिए। 30-40 साल तक, दीर्घकाल तक आप अपनी बात पे अडिंग रहो। अगर पल पल में चेंज हो जाओगे तो लोग बोलेंगे ये तो मौसम की तरह बदल जाता है। मतलब कि अल्पकाल में क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, और दीर्घकाल में परिवर्तन क्या होता है, जलवायु होता है। अब बचा एक शब्द ऋतु। इन दोनों के बीच की स्थिति, मतलब कि 3 से 4 माह में ये चारों चीज़ें, हवा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा, ये पांचों चीज़ें अगर 3 से 4 महीने में परिवर्तन हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऋतु। क्या बोलेंगे, ऋतु। अब आपको ये सारा चीज़ समझ में आई होगी कि जलवायु किसे कहते हैं, ऋतु किसे कहते हैं, और मौसम किसे कहते हैं। जलवायु टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों हम राजस्थान का, इसमें आपको इन तीनों चीज़ों की परिभाषा समझ में आई होगी। जलवायु किसे कहेंगे, हवा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, इन सब की औसत दशाएं अगर दीर्घकाल में 30 से 40 साल में अगर परिवर्तन हो रहा है तब उसे हम क्या कहेंगे, जलवायु। अगर यही परिवर्तन हवा वाला, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा 3 से 4 महीनों में परिवर्तन हो रहा है तब इसे हम क्या कहेंगे, ऋतु। अगर यही चीज़ें पल भर में चेंज हो जाए, अल्पकाल में परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहते हैं, मौसम। तो इन तीनों चीज़ों की परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आगे यहाँ 2 शब्दों के बारे में और बताऊंगा आपको, तापमान और वायुदाब, इनके बीच में संबंध क्या होता है, सोचिए और बताइए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए आप उसको, ताकि पता लगेगा आपके मन में कुछ आ रहा है। आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो के साथ साथ अपने पेन कॉपी साथ रखिए, उसके अंदर लिखिए, ताकि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ना वो आपको पता रहेगा हमने क्या पढ़ा। और अभी भी आपके मन में ये आ रहा है पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, तो ये कब होने में अपना समय पूरा व्यतीत हो जाएगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम तो होगा, जब भी होगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जितनी लंबी मेहनत होगी वो ज़रूर फल लेके आएगी। आप शॉर्टकट चाहते हो 3 महीने में पढ़ के नौकरी लग जाऊं, तो 3 महीने में पढ़ के नौकरी बहुत कम लोग लगते हैं, वो अपवाद होते हैं। आपको लंबी मेहनत आपकी ज़रूर फल लाएगी दोस्तों। आप पढ़िए और समझिए। मैं ये बोल रहा था तापमान और वायुदाब में संबंध क्या होता है। तापमान और वायुदाब, तापमान में और वायुदाब में संबंध दोस्तों क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। क्या होता है, विपरीत संबंध। कैसे, जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वायुदाब क्या होगा, कम, और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर वायुदाब अधिक। आ गई चीज़ समझ में। ये लाइन हर जगह आपको पढ़ते हो मिलती है कि जहाँ पर तापमान अधिक होता है वायुदाब कम होता है, और जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ पर वायुदाब अधिक होता है। लेकिन ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है, क्यों होता है। दोस्तों होता यूँ है कि जहाँ पर तापमान, जैसे माना कि सूर्य किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ रही है इस वायुमंडल के अंदर, यहाँ पर कोई भी चीज़ मान लो, कोई वस्तु मान लो, यहाँ पर तापमान अधिक है, और कोई भी चीज़ गर्म होने से क्या होती है,
गर्म होने से वो हल्की हो जाती है, चाहे वायु हो चाहे कुछ भी हो। गर्म होने से वो हल्की हो जाएगी, हल्की होके वो क्या करेगी, ऊपर उड़ जाएगी। जैसे वायुमंडल था यहाँ पे, इस वायु के ऊपर यहाँ पर तापमान अधिक था, सूर्य किरणें लंबवत पड़ रही थी, तो तापमान क्या हो गया, तापमान अधिक हो गया। सूर्य किरणें लंबवत पड़ने की वजह से तापमान अधिक हो गया। तो दोस्तों वायु अधिक तापमान है तो वायु क्या होगी, वायु गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर वो हल्की हो जाएगी, और हल्की होने की वजह से वो वायु ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर जितनी वायु थी उसका कुछ भाग ऊपर चला गया, तो यहाँ पर वायुदाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वायुदाब कम हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। लेकिन क्यों पाया जाता है, क्योंकि तापमान जहाँ पर अधिक होता है ना, वहाँ पर वायु गर्म होने की वजह से हल्की हो जाती है, और हल्की होकर वायु ऊपर उड़ जाती है। इस वजह से वहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है। और इसका उल्टा, अगर यहाँ पर तापमान कम है तो वायु ठंडी होकर नीचे आ जाएगी, और वायुदाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, जलवायु पढ़ लिया, मौसम पढ़ लिया और ऋतु, इन सब की परिभाषाएं पढ़ ली। आगे हम पढ़ रहे हैं तापमान और वायुदाब में संबंध क्या था, और अब आगे क्या पढ़ रहे हैं देखिए आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट नहीं लो तो हाथ में पेन रखिए और इसको लिख ज़रूर लीजिए। और आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम क्लास में बैठे हैं और क्लास में बैठे बैठे सारी चीज़ पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में रुचि पैदा होगी। आप टाइम पास इसको एक मजाक में मत लीजिए, पढ़ाई को सीरियस होकर तैयार कीजिए। दोस्तों 28 फरवरी 2021 को पटवार का एग्ज़ाम है, और लगभग आरपीसी ने भी अपने सारा कैलेंडर जारी कर दिया एग्ज़ाम का, और अधीनस्थ बोर्ड ने भी जारी कर दिया। तो ये सारी भर्तियों को, परीक्षाओं को देखते हुए आपको तैयारी करनी है, और अच्छे से तैयारी करनी है। ये नहीं सोचना है अभी तो 8 महीने, और वो 8 महीने है ना, कब 8 दिन में परिवर्तन हो जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा, और वो 8 दिन अपने साथ क्या होगा फिर कुछ पता ही नहीं रहेगा। इसलिए आप पढ़ाई कीजिए। अब देखिए दोस्तों, तापमान और वायुदाब हमने पढ़ लिया, लेकिन हवा या पवन, ये हवा कैसे चलती है, क्यों चलती है और कब चलती है। तो दोस्तों ये हवा है ना, वायु अपनी जगह पर इस तरह होती है, लेकिन ये चलती क्यों है, वायुदाब की वजह से। किसकी वजह से, वायुदाब की वजह से। तो क्या होता है यहाँ पर, हवा हमेशा है ना, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो दोस्तों हवा हमेशा किधर से किधर चलती है, पवन हमेशा उच्च वायुदाब से, जिधर वायुदाब अधिक होगा उधर से, जिधर वायुदाब कम होगा उधर की ओर चलेगी। ये सारी चीज़ें आप ये सोच रहे हो कि जलवायु में ये क्या पढ़ रहे हैं हम। दोस्तों जलवायु पूरा इन सभी के ऊपर टिका हुआ है, और ये सारी चीज़ें हमारे को समझ में आ जाएगी। तो इस राजस्थान की जलवायु टॉपिक का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको बस समझना है, हर चीज़ ज्योग्राफी रटने का नहीं है, भूगोल विषय पूरा समझने का है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप इसको अच्छे से समझिए और आनंद के साथ पढ़िए। तो हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। किधर चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अगर ये एग्जाम में प्रश्न आ जाए हवाएं चलती है, और ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन आ गया समझ में आपको, हवाएं चलती है, ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन आपके सामने ये आ गया भाई साहब। देखिए ऑप्शन ए, उच्च वायुदाब से उच्च तापमान की ओर, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये आ गया, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने ये आ गया, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। देखिए हवाएं किधर से किधर चलती है, हमने ये लिखा था
उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। लेकिन ऑप्शन के अंदर ये दोनों शब्द एक साथ में नहीं मिल रहे हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर कहीं नहीं मिल रहा है। तो ज़्यादातर लोग क्या सोचेंगे, ये यहाँ पर उल्टा छप गया, मिस प्रिंट हो गया, ऑप्शन तो बे ही सही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उल्टा नहीं छपा। प्रश्न बनाने वाला अपने से ज़्यादा विद्वान है और बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तभी तो उसका पेपर बनाने में चयन हुआ है। उसने कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उच्च वायुदाब से उच्च तापमान की ओर। कैसे? थोड़ी देर हमने ये पढ़ा था तापमान और वायुदाब में क्या संबंध होता है। हमने ये पढ़ा था तापमान अगर अधिक होता है तो वायुदाब क्या होता है, कम होता है, निम्न होता है। अब इस ऑप्शन देखिए, उच्च वायुदाब से उच्च तापमान की ओर। अगर तापमान उच्च है तो वायुदाब कैसा होगा, तो वायुदाब निम्न होगा, वायुदाब कम होगा। तो सीधा सा ऑप्शन यही आ रहा, पहला वाला ही अपने राइट। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और स्क्रीनशॉट नहीं लो तो इसको आप लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आरएस वगैरह में पूछे जाते हैं, आपको समझ समझ के इसके उत्तर देने हैं। अब आगे चलते हैं हम। ये जलवायु की सामान्य बातें थी। अभी दोस्तों हमने ये टॉपिक शुरू नहीं किया है, अभी हम समझ रहे हैं इस टॉपिक के बेसिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हवाएं क्या होती है, वायु क्या होती है, हवाएं क्यों चलती है, वर्षा क्या होती है, आर्द्रता क्या होती है, मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होती है, सारी चीज़ें अभी हम समझ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इसका, राजस्थान की जलवायु टॉपिक का। टॉपिक तो बाद में शुरू करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान या भारत में, कुछ भी मान लो आप, भारत का पूछ सकते हैं और राजस्थान का भी पूछ सकते हैं, कौन सी जलवायु पाई जाती है, या भारत या राजस्थान ये दोनों किस कटिबंध में स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, दिखने में बड़े आसान लगते हैं, हमारे को तो पता है भारत किस कटिबंध में स्थित है, राजस्थान किस कटिबंध में स्थित है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें है ना, ये रटी रटाई चीज़ें नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है और आपको अच्छे से समझना है। और देखिए, आप इसको समझने के लिए हम ये करते हैं, हम इस पृथ्वी को है ना इस बोर्ड के ऊपर रख देते हैं, यानी कि यहाँ पर ग्लोब बना देते हैं। ये बन गया अपना ग्लोब, एकदम गोल नहीं बना तो भी आप देख लीजिए, माना कि ये गोल ही है और ग्लोब है, और वैसे पृथ्वी भी गोल नहीं है। ये बीचों बीच में जो रेखा निकल रही है इसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। ये तो आपको अक्षांश और देशांत रेखाएं आपको पता होगी। इस ग्लोब के ऊपर है ना जो आडी रेखाएं खींची जाती है पृथ्वी के केंद्र से ग्लोब के शीर्ष की ओर कोण जो बन रहा है उसके साथ जो कोण बन रहा है, इन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो इस केंद्र से ये 0 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश का हमने नाम दे दिया विषुवत रेखा। क्या नाम दे दिया? विषुवत रेखा। और इसके उत्तर में और दक्षिण में और हमने मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं खींच दी। इसके उत्तर में जो हमने एक रेखा खींची इसे बोल दिया हमने 23.5 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। एन का मतलब होता है नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री के दक्षिण में हमने एक और रेखा खींच दी और इसको हमने बोल दिया 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ये डिग्री का चिन्ह होता है ज्योग्राफी में दोस्तों, और ये मिनट का होता है, और ये 2 डंडी आ जाती है उसको सेकंड का बोलते हैं। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और उत्तर में चल रहे हैं तो उत्तर में ऊपर वाली जो रेखा है इसे बोलते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और सबसे ऊपर ही ऊपर है यहाँ पर, और ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। नीचे चल रहे हैं वैसे ही, यहाँ पर 66.5 डिग्री है दक्षिण अक्षांश, और इसे कि इनका नाम अभी बताएंगे हम आपको। और दक्षिण में जो सबसे है वो है 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, जिसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। अब इन मुख्य मुख्य रेखाओं का नाम देखिए। इसका विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री का, और इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और इसके उत्तर में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कर्क रेखा के नाम से। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है नीचे वाली, इसे बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और ऊपर चल रहे हैं, ये उत्तरी अक्षांश है 66.5 डिग्री, इसे बोलते हैं आर्कटिक रेखा।
और दक्षिण वाली 67.5 है, इसे बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। ये हो गई अपनी मुख्य अक्षांश। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, सूर्य है ना, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या ये सही है? नहीं, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता दोस्तों। पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कैसे? देखिए, ये है अपने सूरज भगवान, सूर्य है, और ये सूर्य देखो, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। यहाँ तक तो वर्ष में एक बार लंबवत मतलब कि सीधा चमकता है। इससे जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती रहती है पृथ्वी के ऊपर। जैसे जैसे दक्षिण की ओर जा रहे हैं वैसे भी तिरछी पड़ती रहती है। दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा सीधी किरणें कहाँ से कहाँ तक पड़ती है। सीधी किरणें ये कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच वाले भाग में किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती है। वर्ष में एक बार कभी न कभी सीधी पड़ेगी, और वो कब कब पड़ती है ये भी हम देख लेते हैं। ये है अपनी विषुवत रेखा, और यहाँ पर सीधी पड़ती है 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य कहाँ होता है दोस्तों? तो 21 मार्च को सूर्य होता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर। अब 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तर की ओर खिसकना शुरू हो जाता है, ऊपर की ओर जाते जाते कर्क रेखा पर कब आ जाता है? कर्क रेखा पर आ जाता है 21 जून को। कब आता है? 21 जून को सूर्य कहाँ पर लंबवत चमकेगा? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकेगा। अब वापस ये धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ेगा, नीचे की ओर आते आते यहाँ पर 23 सितंबर को ये आ जाएगा विषुवत रेखा पर। कब आएगा? 23 सितंबर को। ये दोस्तों सितंबर है, देख लेना, सितंबर का महीना। और सूर्य 23 सितंबर को कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर, और दक्षिण की ओर जा रहा है, और मकर रेखा पर ये पहुँचते पहुँचते यहाँ पर समय हो जाएगा 22 दिसंबर। तो दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत या सीधा कहाँ पर चमकेगा? वो होगा मकर रेखा के ऊपर। ये चारों तिथियाँ आपको याद रखनी है। विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा लंबवत पड़ेगा, इस स्थिति को बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं? विषुव। विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, इस स्थिति को बोलते हैं विषुव। लेकिन ये 2 बार होता है, विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत पड़ता है, एक बार 21 मार्च को, एक बार 23 सितंबर को। तो इनका नाम भी अलग अलग है। 21 मार्च को कौन सी ऋतु शुरू होती है? कौन सी ऋतु आपके आइडिया से कौन सी होगी? 21 मार्च के बसंत होगी या शरद होगी? तो दोस्तों मार्च के आसपास बसंत ऋतु होती है, इसलिए 21 मार्च को क्या होगा? 21 मार्च को होगा बसंत विषुव। क्या होगा? बसंत विषुव। सितंबर के अंदर शरद होता है, और 23 सितंबर को क्या होगा? 23 सितंबर को होगा शरद विषुव। क्या होगा? शरद विषुव। विषुव किसे बोलते हैं? सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत या सीधा चमकता है, इस स्थिति को। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। इसी प्रकार सूर्य कर्क रेखा या मकर रेखा पर होता है, इस स्थिति को बोलते हैं अयनात। क्या बोलते हैं? अयनात, मतलब कि अयन का अंत। सीधी किरणें यहाँ पर अंत होता है इसका, इसके बाद सीधी कभी भी सीधी नहीं पड़ेगी। कर्क रेखा के उत्तर में हमेशा तिरछी पड़ेगी। इसको भी मकर रेखा पर 22 दिसंबर को भी क्या बोलते हैं? अयनात। तो दोस्तों मकर रेखा के भी दक्षिण में हम जाएंगे तो सीधी या लंबवत नहीं पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। इन दोनों स्थिति को बोलते हैं अयनात, और 21 जून वाली स्थिति को बोल देंगे कर्क अयनात, और 22 दिसंबर वाली को बोल देंगे मकर अयनात, रेखाओं के नाम पर। और विषुवत रेखा पर होगा 21 मार्च को, तो इसे बसंत विषुव बोलेंगे, और 23 सितंबर को शरद विषुव बोलेंगे। अब दोस्तों ये भूमध्य रेखा जो है, इसके ऊपर वाले भाग को, पूरे भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं? इस पूरे भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के नीचे वाले पूरे भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध। अब आप ये बताइए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? बताइए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? जहाँ पर सूर्य दोस्तों लंबवत होता है, सीधा चमकता है, वहीं पर लंबा दिन होता है। और 21 जून को सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है, और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से निकलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। और इसका उल्टा पूछ ले, सबसे छोटी रात कब होती है?
तो दोस्तों छोटी रात भी 21 जून को, क्योंकि दिन लंबा होगा तो रात छोटी होगी। दक्षिण गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाता है, कब? 21 जून को। 21 जून को दिन यहाँ पर लंबा है तो दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा? दिन छोटा हो जाएगा। यहाँ पर रात छोटी है तो 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में रात लंबी हो जाएगी। इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा 22 दिसंबर को। कब होगा? 22 दिसंबर को लंबा दिन या बड़ा दिन। और छोटी रात कब होगी? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दक्षिण गोलार्ध के अंदर। अब आपको ऐसे लग रहा होगा वहाँ पर भी लंबा दिन छोटी रात लिख दिया, यहाँ पर भी लंबा दिन और छोटी रात लिख दिया, लेकिन ये गोलार्ध का अंतर है दोस्तों। वो उत्तरी गोलार्ध की बात है और 21 जून की है, और ये दक्षिण गोलार्ध की बात है और 22 दिसंबर की है। ये 21 तारीख की बात नहीं है। अगर 21 जून का पूछे दक्षिण गोलार्ध में तो 21 जून का दक्षिण गोलार्ध में इसका उल्टा विपरीत होगा। 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और लंबी रात होगी, और ये इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, और 21 जून को होगा लंबा दिन, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? लंबी रात होगी और दिन छोटा होगा दोस्तों। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पर और भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपना देश भारत है और भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है। उस रेखा का नाम क्या है? भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। ये अपना भारत है, ये भारत है, और इसके बीच में से कौन सी रेखा निकल रही है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। यानी कि जून के महीने में अपने यहाँ दिन छोटा होता है या रातें छोटी होती है? तो जून के महीने में रातें छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होगा, दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी। और अपने बारे में ही पूछ ले, मतलब भारत के अंदर ही, भारत के अंदर सबसे बड़ा दिन कब होगा? तब तो 21 जून हो गया। भारत के अंदर सबसे बड़ी रात कब होगी? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है? आप बता देना, अगले वाले वीडियो में इसका उत्तर बता दूंगा। प्रश्न आपके सामने ये है, भारत के अंदर, भारत देश के अंदर सबसे लंबी रात किस तारीख को होती है? वो तारीख आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये हम इसलिए पढ़ा था, आप ये सोच रहे होंगे हम ये जलवायु के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, ये कर्क अयनात मकर रेखा ये कहाँ से आ गई? तो जलवायु दोस्तों अक्षांश रेखाओं के ऊपर ही टिका हुआ है पूरा, क्योंकि अक्षांश रेखाएं क्या काम आती है? आपने पढ़ा होगा, जलवायु का निर्धारण करने के लिए अक्षांश रेखाएं काम में आती है। अब वो कैसे आती है ये हम देखते हैं। सूर्य लंबवत कहाँ पर चमक रहा है? तो लंबवत कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग में चमक रहा है। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इस बीच वाले पूरे भाग में सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है। इस वजह से यहाँ पर तापमान अधिक रहेगा, मतलब कि गर्म रहेगा, उष्ण रहेगा। कैसा रहेगा? उष्ण। तो इसे क्या बोल दिया? उष्ण कटिबंध। क्या बोल दिया? उष्ण कटिबंध। कटिबंध क्यों बोलते हैं दोस्तों हम? कटिबंध इसलिए बोलते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच वाला जो भाग होता है उसे कटिबंध या जोन के नाम से जाना जाता है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। जैसे जैसे उत्तर की ओर हम जा रहे हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ रही है, इसलिए हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और धूप कम होती है। तो इसे हमने क्या बोल दिया? शीत कटिबंध। क्या बोल दिया? शीत कटिबंध। और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो सेम कंडीशन यही लागू होगी, यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है और इसे हम बोलते हैं शीत कटिबंध। अब बीच वाला भाग बच गया, कौन सा वाला? मकर रेखा और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा, कर्क रेखा और 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, इन दोनों के बीच वाला भाग बच गया। इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे दोस्तों यहाँ पर दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, क्योंकि अचानक से आप जैसे ऐसे तो है नहीं, ये कर्क रेखा है, इसको पार करते ही दूसरा शीत ऋतु, ऐसा होता नहीं है। जलवायु हमेशा धीरे धीरे परिवर्तन होता है, कोई भी चीज़ धीरे धीरे परिवर्तन ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तब तक तो थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ ही रहेगी, फिर हल्की हल्की सर्दियाँ आ जाएगी, इधर से सर्दी रहेगी, धीरे 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 गर्मी आ जाएगी। दोनों विशेषताएं पाई जाने की वजह से इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। अब देखिए दोस्तों, आप अपने सामने हमने सबसे पहले यहीं से शुरुआत की थी, भारत के अंदर भारत कौन से कटिबंध में स्थित है और राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा
भारत किस कटिबंध में स्थित है? ये रहा आपका भारत, हमारा भारत, और कर्क रेखा बीच में से निकल रही है। तो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग तो आता है उष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग आता है शीतोष्ण कटिबंध में। तो भारत किस कटिबंध में स्थित है दोस्तों? तो भारत है उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध में। किस कटिबंध में? उष्ण एवं शीतोष्ण। और दोस्तों शीतोष्ण की जगह कभी कभी उपोष्ण भी आ जाता है, दोनों सही है। उसके बाद चलते हैं राजस्थान किस कटिबंध में स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान जो है, कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है क्या? हाँ, आपका उत्तर यही होगा, हाँ कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। जो अपना राजस्थान का मैप है, मैं छोटा सा इधर बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये है अपना राजस्थान का मैप, और इस मैप के अंदर नीचे नीचे यहाँ पर जिला है बांसवाड़ा, और इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो बताइए बांसवाड़ा के अंदर बांसवाड़ा कौन से कटिबंध में है? तो बांसवाड़ा का आधा भाग उष्ण कटिबंध में है, और बांसवाड़ा अपना राजस्थान का ही भाग, इसलिए इसे हम छोड़ नहीं सकते। तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान भी कौन से कटिबंध में है? उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध में। राजस्थान का बांसवाड़ा और डूंगरपुर का कुछ भाग उष्ण कटिबंध में आता है, और अधिकांश राजस्थान का भाग शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध में आता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। किस कटिबंध का जवाब मिल गया अपने को। रटी रटाई बातें आप किताबों के अंदर पहली लाइन यही मिलती है, राजस्थान या भारत उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। लेकिन इस पूरी लाइन को समझने के लिए पूरा चैप्टर आपको समझना पड़ेगा, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न ये था, भारत और राजस्थान में जलवायु कौन सी पाई जाती है? तो भारत और राजस्थान दोस्तों कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो पहले भारत की बात करते हैं। तो भारत के अंदर जलवायु पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कौन सी पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और राजस्थान में कौन सी पाई जाएगी? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु या शुष्क जलवायु, ये पाई जाएगी राजस्थान में। अब ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी का लोचा भी हम थोड़ा सा समझते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, हम समझ रहे हैं भारत के अंदर जलवायु कौन सी पाई जाती है और क्यों। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, तो देखिए अब आगे चलते हैं हम। ये मैं मिटा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों ये हो गया साफ, और अपने दिमाग से भी हो गया होगा साफ, लेकिन अपनी दिमाग से उसको साफ नहीं करना अगर सिलेक्शन लेना है तो। दोस्तों पटवारी की डेट आ चुकी है। पटवारी के सारे एग्जाम, सारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं राजस्थान की जितनी भी है उन सभी की डेटें जारी कर दी। अधीनस्थ बोर्ड ने अपने जितने भी केंद्र में एग्जाम आते हैं उनकी डेटें जारी कर दी, और आरपीसी के अंडर जितने भी एग्जाम आते हैं उसने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया। तो दोस्तों आपको डेटों को ध्यान में रखते हुए ऐसे नहीं सोचना 8 महीने बाद पटवारी का पेपर है, 8 महीने पता नहीं 8 दिन में कब तब्दील हो जाएंगे, और वो 8 दिन पता नहीं हमारा ज़िंदगी के क्या पड़ाव होगा। दोस्तों हमको ये नहीं सोचना है 8 महीने हैं, आपको यही सोचना है मुझे पढ़ना है, और इस आखिरी अवसर मान लो इसको, अंतिम अवसर आपके सामने अंतिम है, मुझे लड़ना है और लगना है तो इसी में लगना है, तो आप ज़रूर सफल हो जाओगे दोस्तों। और ऐसे करते रहे, अभी तो 8 महीने, फिर बोलोगे अभी 7 महीने, फिर 6 महीने, फिर 5 महीने, 4 महीने, ऐसे करते करते 2 महीने बचे। बोल रहे यार तो 2 महीने बचे यार, अब मैं क्या क्या पढ़ूँ, हिस्ट्री पढ़ूँ, इतिहास पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, पॉलिटिकल पढ़ूँ, क्या क्या पढ़ूँ, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और उन 2 महीनों में आप इतना अच्छा नहीं पढ़ पाओगे। अभी आपके सामने अवसर है, बहुत अच्छे से पढ़िए आप, और मन लगा के तैयारी कीजिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। देखिए दोस्तों हम ये बात कर रहे थे भारत के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो भारत में पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो दोस्तों ये मानसूनी तो समझ में आ रहा है भाई, मानसूनी जलवायु पाई जाती है जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तन कर लेता है, उसे मानसूनी बोलते हैं। और भारत के अंदर गर्मियों के अंदर दक्षिण पश्चिम हवाएं आती है और वो मानसून लेके आती है, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो हमने ये लिखा था भारत उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों में स्थित है। लेकिन तो जलवायु में यहाँ हमने शीतोष्ण क्यों नहीं लिखा, इसका क्या कारण है? भारत में जलवायु में हमने उष्ण कटिबंध ही क्यों लिखा सिर्फ, इसका तात्पर्य हमें समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हम चलते हैं भारत के मैप में, और भारत का मैप बनाते हैं हम। इतना अच्छा नहीं बनेगा, आपको मानना है ये अपना देश है, भारत है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लगाव है, ठीक है। जैसा भी बन गए भारत है।
ये भारत है अपना। इस भारत में क्या है, कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा अपने देश के मध्य से गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और हमने ये पढ़ा था कर्क रेखा के ऊपरी भाग कौन सा होता है, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में। कौन से में होता है, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में। कर्क रेखा के नीचे वाला भाग होता है उष्ण कटिबंध में। लेकिन जलवायु में हमने ये लिखा भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो ये उपोष्ण और शीतोष्ण क्यों नहीं लिखा? ये हमने इसलिए नहीं लिखा दोस्तों, हमने ये वो मैप के अंदर पढ़ा था, जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं सूर्य किरणें तिरछी पड़ती रहती है, बर्फ़ जमा रहता है, तो उत्तरी साइबेरिया वगैरह जो है उत्तर में भारत के, चीन के उत्तर में रूस वगैरह साइबेरिया, वहाँ से जो शीत लहरें आती है उन शीत लहरों की विशेषताएँ भारत में नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि शीत लहरें जो आती है ना, ये आने की तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन अपना प्रहरी, अपना रखवाला है एक बहुत बड़ा, और उस रखवाले का नाम है हिमालय पर्वतमाला। क्या नाम है? हिमालय पर्वतमाला, जो अपनी रक्षा करता है। ये है अपना हिमालय पर्वतमाला। और हमने 5वीं क्लास में पढ़ा होगा हिमालय पर्वतमाला के लाभ, और हिमालय पर्वतमाला के लाभ में हमने ये भी पढ़ा होगा उत्तरी गोलार्ध से या उत्तरी शीत कटिबंध से आने वाली शीत लहरों से हमारी रक्षा करता है। तो ये शीत लहरों से तो रक्षा कर रहा है, और शीत लहरों से रक्षा कर रहा है, तो ये शीत कटिबंध की विशेषता आ ही नहीं रही है भारत में। तो भारत के अंदर सिर्फ विशेषता कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय। तो ये शीतकालीन जो शीत लहरें जो आ रही है उनको रोक देता है। इस वजह से भारत के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है? भारत के अंदर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। कहाँ पर? भारत में। दोस्तों ये हो गई अपने राजस्थान की जलवायु की बेसिक जानकारी। कल हम और डिटेल से पढ़ेंगे इसको, मौसम, ऋतु, जितने भी बचे हैं अपनी सारा चैप्टर, जलवायु, कोपेन, थानवेट के प्रकार वगैरह सारे सब पढ़ेंगे इसको। बेहिचक होके आप पेन और कॉपी साथ रखना। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यूट्यूब पे ये कम पढ़ा रहे हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप ध्यान से इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, गोल स्टडी के चैनल पर। दोस्तों इस चैनल को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूले। दोस्तों लाइक करने में क्या जाता है, एक लाइक तो मिलता ही है, तो इसलिए एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।